एक सुपर हिट सॉन्ग है सर छत्तीसगढ़ी, जिसको नितिन दुबे सर ने गाया था, रायगढ़ वाला राजा, और उसमें आपने एज एक्टर काम किया था। उस गाने के पहले आपके और नितिन सर के बीच क्या बातें हुई थी? उन्होंने अपना समझ लो एक तिजोरी से एक जो मड़ी है ना वो मुझे दे दिया उन्होंने। आप एक बहुत ही हम्बल पर्सन हो, एक डाउन टू अर्थ पर्सन हो। ये जो चीज़ें हैं ये सक्सेस से नहीं आती है सर, ये आती है आपके स्ट्रगल से। आपने क्या जर्नी जिया है इतने सालों में। तो आजकल के तरीके के डांस को सीखने के लिए आपको किसी कोरियोग्राफर से सीखना ही पड़ेगा। और मैंने देखा है कि मॉडर्न डांसर्स कहीं न कहीं एक टाइम के बाद ना बैठ जाते हैं। एक अच्छी लाइफ व्यतीत करना चाहते हो एज ए आर्टिस्ट, एज ए डांस टीचर, तो आपको क्लासिकल का ज्ञान बहुत होना चाहिए। तो आजकल के डांसर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि वो सिखाने में कम, सीखने और आगे बढ़ने में, रियलिटी शोज़ में जाएँ, मुंबई तक उनके सपने होने चाहिए, तो वो फिर डांस को आगे ले जा पाएँगे। सर आपने रायगढ़ गॉड डांस टैलेंट्स की शुरुआत की थी। आज भी लोग उसको उस कॉम्पिटिशन को खोज रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तोस रावत पॉडकास्ट की इस आर्टिस्ट स्पेशल एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो छत्तीसगढ़ रायगढ़ शहर के वन ऑफ द सीनियर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने डांस से अपने करियर की शुरुआत की और फिर कोरियोग्राफर बने। ये इतने में ही नहीं रुके और इन्होंने सिंगिंग और एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया। और एक फेमस सॉन्ग था नितिन दुबे सर जी का, रायगढ़ वाला राजा। इस गाने से इन्होंने एक्टिंग की और अब वो रायगढ़ शहर के एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। और ये आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है हेमंत महंत सर। इस पॉडकास्ट से हम उनसे जानेंगे कि पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाया जाता है और नेवर गिव अप एटीट्यूड कैसे आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कन्वर्सेशन को हेमंत सर के साथ और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हेमंत सर को मेरा नमस्ते, स्वागत है सर आपका तोस रावत पॉडकास्ट में। नमस्कार। कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया सर। सर आपके नाम के साथ अब एक टैग लग गया है ZIN, जी। यानी जिन का। सर इसका मीनिंग क्या है? जेड का ZIN ट्रेडमार्क है। जुम्बा फिटनेस का एक पद है वो। तो उस पे मैंने बेसिक लेवल 1 कंप्लीट किया है जुम्बा का, तो उसके लिए मुझे पद दिया गया है जुम्बा इंस्ट्रक्टर नेटवर्क। ओके, तो ये जुम्बा एक्चुअली होता क्या है सर? जुम्बा एक्चुअली एक फिटनेस व्यायाम ही है। जैसे हम जिम वगैरह में वर्कआउट्स करते हैं, एब वर्कआउट्स करते हैं या जो भी वर्कआउट्स होते हैं, उसी तरीके के एक डांस फिटनेस है ये। ठीक है, तो ये एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा फिटनेस है जुम्बा। आज के दौर पे अभी जुम्बा सबसे ज़्यादा छाया हुआ चीज़ है। तो जुम्बा जो है वो एक फिटनेस डांस प्रोग्राम है। तो इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है सर? इसकी ट्रेनिंग 6 लेवल पे होती है। इसके जैसे मैं जीन हूँ ZIN, तो वैसे ZES होते हैं, जेस। तो जेस का मतलब होता है जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट। तो जैसे अब मैं जीन हूँ तो मैं 1 to 6 लेवल क्रॉस करूँगा, उसके बाद ही मैं जेस बन पाऊँगा। तो हम लोग को जीन बनाते हैं जेस लोग। तो इसके पूरे भारत में लगभग 17 जेस हैं। टोटल भारत में 17 जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं सिर्फ भारत में। उस भारत के अंदर में मैं चौथे नंबर के जेस देवांजन बॉस, जिससे मैंने जुम्बा का ट्रेनिंग लिया है, जो कि झारसुगुड़ा में उनका एक पर्सनल डांस एकेडमी और इंस्टीट्यूट है जुम्बा का। तो आप अभी एक लेवल पे ही हो? हाँ, मैंने 2019 में फर्स्ट लेवल क्रॉस किया था इसका। आपने कोरियोग्राफी अभी आप कर रहे हैं और जुम्बा सीखने का आपको मतलब क्यों ऐसा मन किया? देखिए, डांस क्लास तो मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ और मैंने बहुत लोगों को डांस क्लास चलाते देखा है और अभी भी मैं देख रहा हूँ। पर समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कलाकार को समय के साथ रनिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो वो पीछे हो जाता है। तो जैसा कि आप जुम्बा के लिए पूछे, जुम्बा एक्चुअली सब जगह छाया हुआ था। और जब मैंने जुम्बा नहीं सीखा था तब मैं भी जुम्बा ही करा रहा था। तो वो हमारे लिए जुम्बा नहीं था, वही चीज़ हमें नहीं पता था। तो जुम्बा को अपनाना इसलिए ज़रूरी हुआ कि डांस के साथ साथ फिटनेस क्लास भी चलता है, डांस क्लास वगैरह। इसलिए मैंने भी जुम्बा का फिर फर्स्ट बेसिक किया, तब जाके आज मैं जुम्बा में क्लास ले पा रहा हूँ। तो सर जैसे आपने कहा कि जुम्बा एक फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है,
सो अब आप कैसे, मतलब उसमें क्या सिखाते हो? मतलब वेट लॉस के लिए इसका ट्रेन करते हो, उसके लिए कैसे करते हो आप? जुम्बा एक्चुअली फिटनेस डांस फिटनेस प्रोग्राम है। जुम्बा में जो लेवल क्रॉस होते हैं उसमें अलग अलग डांस फॉर्म सिखाया जाता है, और वो जो डांस फॉर्म होते हैं वो स्पेशली फिटनेस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो उस पर वेट लॉस के लिए ही लोग आते हैं, और एकदम 100% जो है वेट लॉस होता है। फिटनेस जो होता है वो डांस के तहत होता है। जिम में जाओगे तो क्या किसी एक चीज़ को लेकर बार बार कराना होता है, और जुम्बा में क्या है, रेगुलर एक नए सॉन्ग पे, नए डांस स्टाइल पे आप फिटनेस करा सकते हो। इसमें क्या है, पूरे पैर से लेके सर तक के वर्कआउट होते हैं, और एक फुली इंजॉयमेंट होता है। एक सुपर हिट सॉन्ग है सर, छत्तीसगढ़ी, जी। जिसको नितिन दुबे सर ने गाया था, रायगढ़ वाला राजा, और उसमें आपने एज एक्टर काम किया था। सो उस गाने के पहले आपके और नितिन सर के बीच क्या बातें हुई थी, इसके बारे में बताइए। नितिन दुबे जी जो है वो छत्तीसगढ़ के जाने माने प्रख्यात विख्यात सिंगर हैं, गायक कलाकार हैं। उन्होंने अभी तक के दौर पे सैकड़ों गाने हिट दिए हैं, सुपर हिट दिए हैं। उसी कड़ी में उन्होंने रायगढ़ वाला राजा गाना का निर्माण किया था। और जैसे कि नितिन दुबे सर से मेरा काफ़ी पुराना परिचय है, हम लगभग एक एज के आसपास के हैं। हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं वो, मैं भी उन्हीं के मोहल्ले साइड में रहता हूँ। तो उनसे रायगढ़ वाला राजा के काम से पहले भी मैंने उनके साथ में 2-3 गाने और भी किए हैं। उनके एक एल्बम आया था माँ चंद्रहासिनी माँ का लिफाफा, उसके 3 सॉन्ग को मैंने कोरियोग्राफ किया था। वो उस समय मेरी करियर की एकदम शुरुआत थी, 2006-7 की बात थी ये। फिर उसके बाद उनका तो काफ़ी एल्बम आया है, और काफ़ी समय से हम एक दूसरे को जानते भी हैं। एक 2021 में जनवरी महीने में एक दिन उनका कॉल आता है मेरे पास, 17-16 जनवरी को 2021 को, और उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि हेमंत जी, मैंने आपको एक गाना भेजा है, और वो गाना आप एक बार सुनिए, और मैं चाहता हूँ कि उस गाने में सीनियर कोरियोग्राफर डांसर जो है काम करे। तो मैंने उस गाने को सुना, और उसी समय मैं समझ गया था कि ये गाना बहुत बड़ा हिट जब हो जाएगा, क्योंकि वैसे लेवल के गाने और उस पैटर्न और रिदम में गाना पहले नहीं बना था। तो फिर उस गाने को मैंने करना उचित समझा, और नितिन दुबे जी से उसी शाम को फिर मुलाकात हुई, और फाइनली उन्होंने फिर ये गाना मेरे ऊपर फिल्माने का सोचा। और ये गाने का फिर हम अगले महीने जनवरी के लास्ट पे उन्होंने मुझे ये इसका प्लानिंग चला, और हम उसको जनवरी के लास्ट पे हम लोगों ने फिल्माया गाने को। 6 फरवरी 2021 तक ये गाना आया। ऐसा इसकी कहानी है। तो इससे पहले आपने एक लीड रोल में गाने में किसी में काम किया था, ये पहला सॉन्ग था ये? हाँ, किसी कमर्शियल सॉन्ग्स पे ये मेरा पहला काम था। उससे पहले मैंने एक होली का गीत किया था अदिति स्टूडियो, ऑफिशियल स्टूडियो चैनल के लिए, और उसी अदिति स्टूडियो के लिए मैंने एक शॉर्ट मूवी लघु फिल्म में मैंने काम किया था, जिसका नाम लत डेथ ऑफ लाइफ था। उससे पहले भी मेरी जब करियर की शुरुआत नहीं हुई थी, जब मैं बैकअप डांसर हुआ करता था, मैंने 2 फिल्में एज ए बैकग्राउंड डांस काम किए हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म किसान मितान और मन के मित, इन 2-3 फिल्में की मैंने। एक गाना और भी, एक फिल्म और भी था, मोर दावना पान, ऐसा एक फिल्म था, उस पर मैंने एज ए बैकग्राउंड डांसर्स काम किया। वाह, काफ़ी सारे काम कर चुके काफ़ी हैं। समय से मैं हूँ इस लाइन पे। मेरे जो गुरु थे उन्होंने वो कोरियोग्राफी करते थे, उनके साथ हम जाते थे, वो मुझे एज ए बैकग्राउंड डांसर्स यूज करते थे। सर, रायगढ़ वाला राजा जो सॉन्ग था इतना हिट हुआ, और आपको भी फेम मिला उससे। उस फेम से आपको और क्या फ़ायदा मिले सर? हाँ, देखो, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ भाई नितिन दुबे जी, जो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, सिंगर हैं। उन्होंने अपना, समझ लो, एक तिजोरी से एक जो मड़ी है ना, वो मुझे दे दिया उन्होंने। मैं ऐसा बोलना चाहूँगा, क्योंकि गाने तो मैं बताया ना पहले भी मैं किया हूँ, पर वैसे हिट नहीं हुआ। पर रायगढ़ वाला राजा, किसी बड़े सिंगर के गानों में एज ए एक्ट करना, वो बहुत लकी बात है। जी। तो नितिन दुबे जी ने मुझे अपना लाइफ का अच्छा गाना मुझे दिया, और उस गाने से मुझे इतनी प्रॉफिट्स हुई हैं
ओके, तब तक मैं जो डांस टीचर या कोरियोग्राफर था या जुम्बा इंस्ट्रक्टर था। पर 2021 में जब ये गाना आई, तब मुझे लोग अब अलग तरीके से देखते हैं। अब मतलब लोग मुझे एज ए सेलिब्रिटी समझते हैं। कहीं पे रिबन कटिंग के लिए बुलाएंगे, कहीं पे चीफ गेस्ट बुलाते हैं, कहीं डांस कॉम्पिटिशन्स में भी अगर मैं जजमेंट करने जाता हूँ तो वहाँ पे लोग मुझे अलग नज़रिए से देखते हैं कि भाई हीरो बैठा है। तो इस गाने से मैं काफ़ी मुझे प्रॉफिट हुई, एज ए प्रसिद्धि मैंने बहुत पाई इस गाने से मैं। तो मेन प्रसिद्धि पाई है, समझिए, है ना? और वही प्रसिद्धि के कारण मैं फिर अपने गानों को अपने चैनल्स में लेकर आ रहा हूँ, अपने प्रोडक्शन में, उसी प्रसिद्धि को उस लेकर। गाने के बाद आपको लगा कि अब इस फील्ड में भी अब आगे जा हाँ, आगे सकते जा हैं। सकता हूँ। इसीलिए मेरे गाने 5-6 गाने और आए। तो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, और काफ़ी मैंने एक रायगढ़ वाला राजा के बाद मेरे पर्सनल चैनल में जो है अम, रायगढ़िया राजा मैंने गाना बनवाया, और वो गाना भी मेरे काफ़ी चला, काफ़ी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे महंगा एल्बम में वो काउंट होता है, ओके। रायगढ़िया राजा। वो भी गाना बहुत अच्छा है। ऐसे ही गाने मिलते रहेंगे, या मैं लिखूंगा आगे, तो हो सकता है मैं आगे जा सकता हूँ, अगर सभी श्रोताओं का अगर मन होगा जी तो। सर, जी, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, थैंक यू। सर थोड़ा सा नितिन दुबे सर जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। आप तो बहुत पहले से जानते हो उनको, हाँ, बचपन हाँ, से ही। हाँ, हाँ, हाँ। एज ए पर्सन कैसे इंसान है वो? नितिन दुबे सर बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि नितिन दुबे जी को मैंने बचपन से ही देखा है। वो रियाज करते हैं बहुत, पूरे दिन उनका रियाज में गुजरता है। उनकी जो प्लानिंग होती है आगामी एल्बम्स की, वो पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं, है ना? और उनके गानों की लिरिक्स और भी अदर सिंगर के लिरिक्स से बहुत डिफरेंट होता है। मतलब ये जो गाने में शब्दों का यूज़ करते हैं, जैसे मृग नैनी हो गया, या ऐसे बातों का जो यूज़ करते हैं, मैंने बाकी सिंगरों में ये चीज़ नहीं देखा है। तो नितिन दुबे जी एक अलग कलाकार है। मंच को भी ऐसे बांध के रखते हैं, उनकी उनको देखने के लिए वैसे भी हज़ारों की भीड़ संख्या आ जाती है। और मैंने उनका ऑर्केस्ट्रा 4-5 ऑर्केस्ट्रा में वैसे वो गाते रहते थे, और मैं बैकग्राउंड में भी डांस किया उनके। तो मैंने देखा है कि वो पूरे समा को बांध के रखते हैं, मतलब शुरुआत से आएंगे और उसके बाद उसके प्रोग्राम होते तक लोग बैठे रहते हैं पूरे टाइम के लिए। तो नितिन जी दुबे जैसे कलाकार दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। सर आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि नितिन सर इतने बड़े स्टार क्यों बन गए? मतलब इतने बड़े स्टार कैसे बन गए? ऐसे क्या चीज़ या क्या क्वालिटी है उनमें? क्वालिटी है बिल्कुल, वो बचपन से ही गायकी में थे, शुरुआत से ही उनकी गायकी में दम है। और हम लोग तो उनकी गायकी को काफ़ी टाइम समय से सुन रहे हैं। और वो एक कड़ी मेहनत करने वाले इंसान हैं, रियाज करने वाले। किसी भी फील्ड में हो, कलाकारी की किसी भी लाइन्स की हो, चाहे डांसर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे ड्राइंग पेंटिंग वाला हो, या कोई भी कलाकारी हो, या तो वाद्य बजाने वाला हो, अपनी कला को अगर वो रियाज के लिए समय नहीं निकालेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना? क्योंकि कला जुनून का नाम है। और नितिन दुबे जी पूरे टाइम प्रैक्टिस करते हैं, अपना रिहर्सल्स करते हैं। पहले वो जब उनकी वीडियोज आती थी यूट्यूब में, तो वो एज ए कराओके या किसी हारमोनियम वार्नियम में वो गाना गाते हुए आते थे। तो वही उनको ऊपर लेके गया, धीरे धीरे लोग दर्शक बढ़ते गए उनके। तो उनकी आप कराओके में ही गायकी सुनते जाइएगा, तब से आपको पता चल जाएगा कि इनकी गायकी एकदम बेहतरीन है। फिर बाद में तो गाने तो ऐसे भी हिट होते गए उनके, है ना? तो नितिन दुबे जी को आगे बढ़ने का मेन रीज़न है, उन्होंने अपने संगीत की जो लाइफ है उसको पूरे टाइम संजो के रखा हुआ है। वो आज भी इधर उधर नहीं होता है, तो उसी पे चल रहे हैं वो पूरे के पूरे। पूरी तरह से सिंगिंग पे डेडिकेटेड है हाँ, वो। संगीत में देखो, आज फिल्मों में गा रहे हैं। अभी हाल ही में उनका टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गया है। बड़े फिल्मों में अब गाने गाने का मौका मिल रहा है उनको, और ज़्यादा दिन, और मुझे लगता है कि वो कहीं फिल्मों में न भी गाए, हिंदी फिल्मों भी जाए, हो सकता है ट्राई करते हैं वो भी। सर जब से मैं मिला आपसे और आपसे बात किया, और आप एक बहुत ही हम्बल पर्सन हो, एक डाउन टू अर्थ पर्सन हो, और ये जो चीज़ें हैं ये सक्सेस से नहीं आती है सर। आई थिंक ये मेरा मानना है, ये आती है आपके स्ट्रगल से, और आपने क्या जर्नी जिया है इतने सालों में। सो आई फील कि सर 20-25 सालों से आप डांस के फील्ड में हो, और आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं। सो आपके डांस स्टार्ट करने से लेके कोरियोग्राफर बनने तक और एक्टिंग में आने तक,
इस सफ़र के बारे में डिटेल में बताइए, ताकि लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि इतने सालों की मेहनत और हार्ड वर्किंग स्टोरी आपके बारे में। देखिए, मेरी जर्नी बहुत नीचे से शुरू हुई है, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरे पापा रायगढ़ के, छत्तीसगढ़ के एकमात्र जूट मिल, आप जानते होंगे जूट मिल, उस पर वो जॉब करते थे। उनकी, हम लोग थोड़ी बड़ी फैमिली से भी हैं, हम लोग 4 भाई हैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा। और पापा का जॉब जूट मिल में था। फिर जूट मिल तो जान रहे हो, बार बार बंद होता है, खुलता था, ऐसा। फिर भी वो उसके अंडर पे हम लोग को वो ऐसा चलाया है पारिवारिक में। और मेरी, मैं पढ़ाई भी करता था और काम भी करता था, और काम के साथ साथ डांस भी करता था। ऐसा मैंने कभी डांस एक्चुअली बचपन से ही था, मैं डांस में बहुत छोटे से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, काफ़ी समय हो गया इस बात को, 94-5 की बात करूँ मैं आपको। तो मैं नीचे से ऊपर आने की कहानी बहुत लंबी है, फिर भी मैं छोटा मोटा बताऊँगा। मैं, देखिए, पढ़ाई लिखाई मेरी 8 तक हो पाई थी। और जब छुट्टियां होती थी, पहले ज़माने की बात है, जब स्कूलों की छुट्टी होती थी ना, तो हमारे, जैसे किसी मोहल्ले तरफ से बिलोंग करता हूँ, तो उधर क्या होता था कि छुट्टी है तो कुछ काम कर लो। तो ऐसे काम करने जाते थे। मैं हल्दी मिर्च मसाले की फैक्ट्री में मिर्च मसाला भरता था, एज ए 30 to 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। और नालियों में जो बड़ी बड़ी पाइपें लगी रहती है पानी पासिंग के लिए, वो पाइप में मैं वो पाइप फैक्ट्री में मैंने काम किया है लगभग 2-2.5 साल। और गल्ले किराने की शॉप में काम किया है मैं। बहुत नीचे में स्तरों ये में कौन काम से किया एज की कर। बात होगी सर? एज ये समय के बता सकता हूँ मैं आपको। ये आपका 95 से लगभग 5 साल, जो मेरा बहुत ज़्यादा गया था, 1995-94 से लेके 2000 के अंदर में, इस समय की बात है, ये समझ लो, है ना। तब मैं काम करता, छोटा भी था उस समय, फिर भी काम चल ही रहा था। पर मेरे लिए एक अच्छी चीज़ ये रही कि मैं डांस को कभी छोड़ा नहीं। मैं काम पे भी जाता था, काम से वापस आने के बाद उस समय भी डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे गांव क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में डांस कॉम्पिटिशन आज भी होता है, तब भी होता था। पहले का जो तरीका था अलग है, अभी के तरीके अलग हैं। और उस समय भी मैं डांस कॉम्पिटिशन में जाता था। सुबह 7 बजे से काम पे जाओ, 7 से 8 बजे, फिर शाम के 5 बजे तक वापस आओ, और फिर साइकिल लेके लगभग 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर मैं सारंगढ़ तक साइकिल चलाते हुए डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हूँ। उधर सारंगढ़ हो गया, इधर नंदेली हो गया, इधर आपका तमनार रोड तक चला गया हूँ मैं, खर्चिया तक गया हूँ मैं साइकिलों में। काफ़ी दूर दूर गए हम लोग। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं भले ही काम करता था, साइकिल स्टैंड तक भी काम किया, साइकिल टिकट काटा हूँ संडे मार्केट में मैं 2-3 साल तक वहाँ पे। लेकिन डांस को कभी मैंने छोड़ा नहीं। मेरे साथ बहुत लोग डांस में आए थे, पर वो छोड़ दिए, लेकिन मैं नहीं छोड़ा। तो शायद यही एक जुनून था जो आज इतना ऊपर लेके आ गया। जैसे सर आप डांस करते थे, तो लोग आपको बोलते थे कि ये क्या कर लेगा डांस करके, क्या फ़ायदा है इसमें, क्या हो जाएगा इससे? तो उस चीज़ को आप हैंडल कैसे करते थे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे कि बताया कि मैं पढ़ाई लिखाई में कम था। मैं 8 तक की पढ़ाई किया था, तो ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होने के कारण तो पेरेंट्स डांटते फटकारते थे ही। और उसके साथ साथ फिर मैं डांस में भी चला जाता था, जिससे कि पढ़ाई में नुकसान, और कभी कभी तो काम पे भी नहीं जा पाते थे डांस के कारण। तो उस समय, किस समय डांस इतना आगे नहीं था आज जितना आगे है ना। कला ही आगे नहीं था उस समय। कला 2 ही 4 चीज़ें चलती थी, गायकी हो या डांस हो या जो भी। तो उस समय हमारे पापा मम्मी भी हमको डांटे फटकारे हैं कि नाचना कूदना को बंद कर, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, काम बूता कर, इस नाचने कूदने में क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा, ये वो। घर के लोग भी बोले हैं, बाहर के लोग भी बोले हैं बहुत लोग। पर सबकी सुनता रहा मैं, और मैं अपना काम करते रहा, और मैं डांस करते रहा, सुनता रहा, करते रहा। और वही चीज़ आज यहाँ अभी उन लोग देखते हैं तो समझते हैं कि नहीं, और अलग चीज़ था, अभी अलग चीज़ है करके। और आज के टाइम पे तो मैं अपने क्लासेस में देखता हूँ कि बच्चों को पेरेंट्स उल्टा लेकर आते हैं कि इनको डांस सिखाना है। और कल के पेरेंट्स अलग थे, वो नाचना कूदना क्या करेगा, क्या कर लेगा या क्या होगा,
तो मेरे कहने का मतलब है कि उस समय की माहौल अलग थी, अभी की माहौल अलग। तो उसको मैनेज करना देखिए हर किसी का बस की बात नहीं है। अगर मैं ऐसी बातों को सहते-सहते ऊपर आया हूँ, तो समझ सकते हो कि मेरा जुनून कितना रहा होगा डांस के प्रति। तो मेन है किसी भी आर्टिस्ट को जुगाड़ से ज़्यादा जुनून की ज़रूरत होनी चाहिए तभी वो ऊपर आ पाएगा। जी, तो हमारे पास जुगाड़ नहीं था। हम लोग तो उस समय डांस प्रैक्टिस भी किसी के बाड़ी-वाड़ी में करते थे, रूम नहीं था हमारे पास, ना तो मोबाइल थे। तो सोचो उस समय की बात क्या रही होगी, है ना? अब सब सुविधाएँ, अभी डांस कॉम्पिटिशन में लोग अब कार बुक करते हैं, सीधा बैठते हैं और 1 दिन में 5 डांस कॉम्पिटिशन्स अटेंड करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। आपके साइड में तो जाते होंगे नहीं? हाँ, हमारे साथ भी होते हैं कॉम्पिटिशन बड़े-बड़े। आज के जनरेशन का वैसे ही करते हैं ना आज के लोग, मेकअप किए रहते हैं। एक कार को बुक करते हैं, सारे डांसर्स लोग ग्रुप बना के एक कार बुक करेंगे। आज ये गाँव में और उसी दिन 4-5 गाँव में हम लोग पहले से पता कर लिए रहते हैं कि आज कौन-कौन से गाँव में डांस कॉम्पिटिशन है। फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ऐसे करते हुए उन लोग की एक रात पूरी कट जाती है। प्राइज़ कहाँ मिलना है, क्या नहीं मिलना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता उनका। तो हमारे समय में तो साइकिल हुआ करता था, अभी तो गाड़ियाँ हैं, लोग पहुँच जाते हैं। तो जो हम लोग सिर्फ़ एक डांस कॉम्पिटिशन के लिए साइकिल चलाते जाते थे। उस समय का प्राइज़ भी अलग था। ₹250 अगर प्राइज़ है, फर्स्ट प्राइज़ ₹251 तो समझो वो बहुत पैसे थे उस टाइम के लिए। हाँ, एंट्री फ़ीस भी कम होती थी, ₹11 ₹21 एंट्री फ़ीस हुआ करता था उस समय। ₹50 ग्रुप डांस का होता था, ऐसा था पहले। अभी तो 50,000 क्या लाख रुपए का इनाम रहता है गाँव में, है ना? तो अभी तो प्रॉफ़िट भी है, उस समय तो प्रॉफ़िट कुछ था ही नहीं समझो। उस समय सिर्फ़ समय गँवाना था, एक टाइम था। इसीलिए पेरेंट्स डाँटते थे, कि कुछ मिलना-जुलना तो है नहीं, नाचना-कूदना करके क्या कर लेगा? ऐसा वाला था। तो उस समय जब डांस कर रहे थे, तब सोचते थे कि मैं कोरियोग्राफर बनूँगा या एक्टिंग करूँगा गाने में आगे चल के? देखिए अ, गरीब मोहल्ले से बिलॉन्ग करना, ऊपर से पढ़ाई नहीं करना, तब हमको कोरियोग्राफ़ी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि भाई क्या कोरियोग्राफ़ी होती है और मैं डांस कर रहा हूँ तो उस समय मैं क्या बनूँगा ये सब हमारे ध्यान में नहीं था। मैं एक जुनूनी था, मैं अपने लिए डांस करता था। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कभी कोरियोग्राफ़र बनूँगा या डांस क्लास चलाऊँगा या डांस सिखाऊँगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। पर समय के साथ जब चलते गया तब ये चीज़ों के बारे में नॉलेज होती गई कि भाई कोरियोग्राफर होता है, किसी गाने को कंपोज करने वाले को या डांस प्रैक्टिस करवाने वाले को कोरियोग्राफर बोलते हैं। तो ये सब हर डांसर्स के मन में रहता है कि वो कोरियोग्राफर बने आगे चल के, है ना? तो उस समय हम लोग को नहीं पता था, अभी अब पता है। तब फिर धीरे-धीरे करते हुए हम कोरियोग्राफी लाइन में आए, ऐसा करके। तो सर कोरियोग्राफी की शुरुआत कैसे की और अभी क्या सिखाते हो आप? देखिए मैं एक बॉलीवुड डांसर हूँ शुरू से ही। जब मैं डांस करता था बचपन में, उसके बाद फिर गुरुगण मिले मुझे, तब तक मैं एक बॉलीवुड डांसर ही था। बॉलीवुड डांस बोलने से ये होता है कि भाई गाना लगाओ, डांस करो। भाई गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा, तो अब काला चश्मा और गोरे-गोरे मुखड़े बताना है और उसके म्यूज़िक में डांस स्टेप्स करना है। तो मैं शुरुआत से ही बॉलीवुड डांसर हूँ। लेकिन मैं आपको बताया ना कि भाई यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख के बाकी डांस फॉर्म्स के बारे में जानने के लिए जब मैं इधर देखने लगा वीडियोज़ वगैरह, काफ़ी जगहों में जब मैं जजमेंट करने लगा, तब मैंने देखा कि भाई सब नए जनरेशन के डांस चल रहे हैं। तो फिर आजकल की जनरेशन को अपनाना पड़ा और इसकी जो शुरुआत हुई सिखाने की, इसकी शुरुआत मेरे गुरु योगेश मित्तल जी ने मेरे से कराई सिखाने। तब तक मैं अपने लिए डांस करता था। तब से भी योगेश सर जब मिले तो उन्होंने मुझे फिर डांस सिखाने के बारे में बताया, कैसे सिखाते हैं, उन्होंने मुझे डांस सिखाना सिखाया। तब मैं बॉलीवुड डांस ही करता था, आज भी बॉलीवुड डांसर ही हूँ। हाँ, कथक मैंने 3 साल 4 साल जूनियर डिप्लोमा मैंने किया है क्लासिकल डांस, पर क्लासिकल को मैं नहीं सिखाता हूँ, मैं उसको सीखने का रीज़न अलग था। अभी मैं सिर्फ बॉलीवुड बॉलीवुड डांस सिखाता हूँ। पर क्लास के बच्चे नए हैं, तो उसको मैं ट्यूटोरियल देख के उसी तरीके के डांस सिखा पाता हूँ। जी। तो सर आपके क्लास का स्ट्रक्चर बताइए। जैसे आपने कहा बॉलीवुड सिखाते हैं आप, और भी जैसे बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा और बताइए और क्या-क्या सिखाते हैं आप? देखिए मेरे क्लास में बॉलीवुड डांस होता है, फ्री डांस स्टाइल भी मैं कराता हूँ। उसके अलावा मैं अपने क्लास में इवेंट्स वगैरह करते रहता हूँ, इसलिए मैं बच्चों को सेमी क्लासिकल्स वगैरह में डांस कराते रहता हूँ। और फिर एक मैं जुम्बा फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरे क्लास में जुम्बा का सेशन लगता है। जुम्बा एक्चुअली सिखाया नहीं जाता, जुम्बा का सेशन लगाया जाता है। ओके।
तो लोगों के मन में गलत बात है कि हम लोग जुम्बा सीखने जाते हैं, तो जुम्बा सीखना अलग होता है, जुम्बा सेशन ज्वाइन करना अलग होता है, जो वेट लॉस के लिए होता है। तो मेरे क्लास में जुम्बा होता है, बॉलीवुड डांस, फ्री स्टाइल डांस, या समय के साथ जो भी डांस फॉर्म है वो मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ। दूसरे कोरियोग्राफर्स को भी हमारे क्लास में बुला के कराया जाता सर आप बहुत पहले से डांस फील्ड में हो और सो आपको अच्छे से पता है कि 20-25 साल पहले डांस फॉर्म कैसे हुआ करती थी और मॉडर्न डांस फॉर्म कैसे। है। सो दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है आपको अभी? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि समय के साथ सब बदलता है। अभी के समय की डांस और हमारे समय की डांस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हमारे समय में वैसा टेक्निक नहीं हुआ करता था जैसे आज की डांसेस में टेक्निक हुआ करता है। तो आजकल के तरीके के डांस को सीखने के लिए आपको किसी कोरियोग्राफर से सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि एज ए टेक्निकल आप अगर अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखा पाओगे तो आपको आज के डांस फॉर्म बच्चे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे, वो आप में अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए पहले की जनरेशन में क्या होता था कि हम एक गाना लगाते थे और 8 काउंटिंग के स्टेप, 16 काउंटिंग के स्टेप या 32 काउंटिंग के स्टेप, ऐसा करके हम एक स्टेप बनाते थे जिसकी कोई टेक्निकली चीज़ें नहीं थी। वो बीट टू बीट डांस होता था और एक सीधा सीधा डांस फॉर्म बन जाता था। वो उसको हम लोग उस समय वेस्टर्न डांस फॉर्म बोलते थे। लेकिन मॉडर्न बोलने का मतलब अब मॉडर्न अलग हो गया, वो भी मॉडर्न था, पर अब मॉडर्न में डांस की स्टाइलें बढ़ गई, अलग अलग तरीके का डांस स्टाइल है। कंटेम्प्रोरी हो गया, हिप हॉप हो गया, लिरिकल हिप हॉप हो गया, पॉपिंग हो गया, लॉकिंग हो गया। अभी लड़कियों का डांस फॉर्म वैकिंग चल रहा है। फिर अभी अर्बन फॉर्म बहुत ज़्यादा जमा के रखा हुआ है लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। तो आज के डांस और उस समय के डांस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो नए डांस फॉर्म्स हैं उनके प्रिपरेशन कैसे करते हो आप, मतलब खुद को अपडेट कैसे करते हो एज ए कोरियोग्राफर? देखिए, अगर मैं नए जनरेशन के डांस को ना अपनाऊं तो फिर हमारी कलाकारी लाइन में मैंने बताया था कि एक कहावत है कि उगता सूरज को सब प्रणाम करते हैं। तो ज़रूरी है किसी भी कलाकार को नए चीज़ों को लेकर काम करना, नए डांस फॉर्म सीखना, नए डांस फॉर्म को लेकर बच्चों को सिखाना, अपनी क्लास में कोरियोग्राफी करना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे वर्कशॉप तो मैंने ज़्यादा नहीं किया है, 3-4 ही वर्कशॉप मैंने अटेंड किया है। लेकिन मैं आजकल यूट्यूब वगैरह में ऑफिशियल साइट्स हैं कोरियोग्राफर्स के लिए ट्रेनिंग के, और लाइव ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है। तो ऐसे मैंने 3-4 ट्रेनिंग अटेंड किया है और अभी भी मैं ऑनलाइन देख कर ही सिखा पाता हूँ। और मैं अपने तरीके के डांस सिखाऊंगा तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए आज के समय के डांस फॉर्म को लेकर काम करना ज़रूरी है, इसलिए मैं यूट्यूब में फोकस करता हूँ। सो डांस में करियर बनाने के बारे में थोड़ा बात करते हैं सर। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप मॉडर्न डांसर भी हो तो आपको तब भी क्लासिकल डांस सीखना पड़ेगा। ऐसा क्यों क्या था सर? किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी जी, आपने? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। देखिए, मैं इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ, काफ़ी समय मैंने इसमें व्यतीत किया है और मैंने देखा है कि मॉडर्न डांसर्स कहीं न कहीं एक टाइम के बाद ना बैठ जाते हैं। अगर आपको इसमें जीवन यापन करना है, तो आपको कहीं न कहीं स्कूलों में जॉब करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी क्लास के तहत आप ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे, क्योंकि समय नए बढ़ते जाएगा और बार-बार आप नए डांस फॉर्म नहीं सीख पाओगे, क्योंकि एक उम्र तक इंसान सीख सकता है, हमेशा नहीं सीख सकता। और क्लासिकल डांस फॉर्म एक ऐसा डांस फॉर्म है कि उसकी जो कोर्सेस होती है, उसकी जो परीक्षाएँ होती है, वो 6 साल के अंदर में, 6-7 साल के अंदर में आपकी एक कंप्लीट हो जाती है। तो वो क्लासिकल फॉर्म अगर आपके अंदर में है और आप पहले से भी मॉडर्न डांसर हैं या काफ़ी समय से आप डांस कर रहे हैं और आपके पास अगर डिप्लोमा या डिग्री है क्लासिकल नृत्य की, किसी डांस फॉर्म की, क्लासिकल में कथक हो, भरतनाट्यम हो, ओडिसी हो, जो भी डांस फॉर्म होते हैं, तो ये क्लासिकल को लेकर आप किसी बड़े स्कूलों में जॉब कर सकते हो, कहीं भी आप पैर जमा सकते हो। क्लासिकल के तहत गवर्नमेंट जॉब भी मिलते हैं कथक या ओडिसी में। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि मॉडर्न डांस करो, अपने लिए करो, सब चीज़ के लिए करो, लेकिन अगर लाइफ सेट होना है तो क्लासिकल डांस फॉर्म करो, इससे बहुत कुछ मिलता है। हर चीज़ों की नॉलेज इसी में है। संगीत की भी नॉलेज क्लासिकल डांस से ही हो जाती है, तबला की नॉलेज भी क्लासिकल डांस से ही मिल जाती है। इसलिए स्कूलों में अगर आप जॉब करना चाहते हो और एक अच्छी लाइफ व्यतीत करना चाहते हो एज ए आर्टिस्ट, एज ए डांस टीचर, तो आपको क्लासिकल का ज्ञान बहुत होना चाहिए। सर जैसे बहुत सारे जो डांसर्स हैं
अपना करियर बनाना भी चाहते हैं इसमें, उनके लिए और क्या एडवाइस दोगे सर? क्योंकि आखिरी में ये होता है कि लोग पैसा पैसा कमाना भी चाहते हैं करियर के थ्रू। इसको एक तो हो गया, आप जैसे बोले कि गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, बड़े स्कूल्स में आप जॉब्स ले सकते हैं। इसको और थोड़ा सा बताइए कि इसमें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं डांस को आगे लेके जाने में। डांस को आगे लेके जाने का देखिए ऐसा है, आजकल की जनरेशन के जो डांसर्स होते हैं, हमारे समय में हम लोग अपने गुरुओं के साथ काफ़ी समय तक काम करते थे, उनसे सीखते थे, उनकी कोरियोग्राफी एक्सेप्ट करते थे। पर अभी के समय में सबके हाथ में मोबाइल्स हैं, मोबाइल में कोरियोग्राफी देखने को मिल जाती है। तो आजकल की जनरेशन के जो डांसर्स हैं, वो उसको पैसे कमाने के चक्कर में समय गंवा रहे हैं, ठीक है, उसको ले जा नहीं पा रहे हैं आगे। और मुझे मुझे लोगों को ये भी कहना है और ये भी मैं बताना भी चाहता हूँ कि हर डांसर्स को पैसे एक समय तक बिल्कुल आएगा। मैं भी एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया हूँ, घर-घरों में डांस सिखाया हूँ। अभी मैं बैठे-बैठे अपने क्लासेस में पैसे कमाता हूँ। तो आजकल के डांसर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि वो सिखाने में कम, सीखने और आगे बढ़ने में, रियलिटी शोज़ में जाएँ, मुंबई तक उनके सपने होने चाहिए, तो वो फिर डांस को आगे ले जा पाएँगे। नहीं तो फिर क्या होगा, डांस एक सीमित समय तक के लिए किसी डांसर्स के अंदर में ख़त्म हो जाएगी। अगर वो पैसे कमाने के चक्कर में डांस कर रहे हैं, तो फिर वो सीख नहीं पाएँगे पूरे टाइम, सीख नहीं पाएँगे वो। क्योंकि देखो, एक बार पैसे कमाने के मन में लालच आ गया ना, तो फिर आगे सीखने का मन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप जितने में जान रहे हो ना, उतने में लोग सीखना सीख लेंगे, आपसे कुछ पूछेंगे नहीं। तो आप फिर आगे नहीं बढ़ा पाओगे अपने आप को। तो एक उम्र तक आप आगे बढ़ो पहले तो, और जब ऐसा लग रहा है कि अब हाँ, अभी अब मैं सिखाने का लेवल आ गया, अब मेरा एक उम्र हो गया, तब आप क्लास खोलिए, डांस को और आगे ले जाइए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। मतलब खुद को एक प्लेटफॉर्म दो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत प्लेटफॉर्म है, डांस के प्लेटफॉर्म बहुत है। पहले तो क्या है, एक एज लिमिट भी थी, है ना, अंडर 15 टू 20 ऐसा, है ना, या 10 टू 30। अभी तो अब एजेड लोगों के लिए भी डांस कंपटीशन है ना, डुइट डांस कंपटीशन होता है, सोलो डांस कंपटीशन, बहुत सारे रियलिटी शोज आजकल टीवी में आ रहे हैं, रियलिटी शोज वगैरह। तो अपने आप को आजमाइए और फाइट करिए, तब आप बड़े लेवल तक पहुंच पाओगे, तब डांस को ले जा पाओगे आप। और सिर्फ डांस सिखाने में फिर बन जाओगे एक जगह में। एज ए सीनियर आर्टिस्ट, जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, उनको क्या एडवाइस दोगे आप? एज ए सीनियर, देखिए सीनियर सीनियर तो खैर बहुत उम्र होने के बाद ही लोग सीनियर बनते हैं। और जूनियर, मैं भी जूनियर ही हूँ, क्योंकि मेरे गुरुगण तो अभी भी हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए आज भी जूनियर हूँ। और मेरे से जो भी सीखे हैं वो मेरे जूनियर है, समझिए, है ना। मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगा, मैं सबको एक ही चीज़ बोलूँगा कि डांस या कोई भी कला सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होते, कलाकारी आगे बढ़ाने के लिए होता है, और उम्र भर सीखना पड़ता है। जैसे कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं 43 ईयर क्रॉस कर दिया, लेकिन मैं आज भी ट्यूटोरियल्स देख के सीखता हूँ और सिखा रहा हूँ। तो कभी भी कोई भी जनरेशन के लोग कभी अपने आप को पूर्ण ना समझें, और कभी ये ना समझे कि हाँ भैया मैं सीख चुका हूँ अब, तो ऐसा ना समझें। और डांस कलाकारी में आगे बढ़ना है तो पूरे टाइम सीखते रहें और काम करते रहें अपना, है ना। और सबकी इज्जत करें, अपने सीनियर्स की इज्जत करें, और इज्जत दूसरों को देंगे तो उनको भी मिलेगा ना। ये चीज़ हमारे जैसे हम लोग चल रहे हैं, वो चीज़ उनको भी आगे चल के फेस करना है। तो वो सब चीज़ बराबर जो है मेंटेन करके चलें, मैं ये आज के जनरेशन के लोगों को बोलूँगा। सो अभी की जनरेशन में आप क्या देखते हो सर? मतलब जुनूनी है लोग अभी? हाँ बिल्कुल, हमारे समय में भी जुनून था, पर वो अलग जुनून से अभी का अलग जुनून है। अभी तो स्टंट्स आ गए, मतलब अब मैं देखता हूँ कि 5 साल 6 साल के बच्चे लोग भी पलटी-अल्टी खाते हैं, स्टंट करते हैं बहुत सारे। मेरे क्लास में भी 2-4 बच्चे हैं जो अभी, मतलब मैं मेरे से सीखने से पहले ही उनको स्टंट आता है। हाँ, तो बहुत सारे आजकल अब बहुत अलग हो गया अभी का माहौल में, बताया ना। अभी देखो, हमारे समय में तो भाई हम जो कपड़े पहनते थे वही कपड़े पहने रहते थे। अब तो डांस के कपड़े आते हैं, मतलब मान लो भी अर्बन डांसर्स है तो वो ओवर साइज के टी शर्ट पहनते हैं, अपने हेयर्स को अलग तरीके से रखते हैं, भाई बहुत सारे चीज़ें, कान वान ये वो बहुत सारे चीज़ें हो गई। तो अभी डांस का जो माहौल है वो ज़्यादा जुनून से भरा हुआ है। हमारे समय में तो एक सीमित था, अभी बहुत ज़्यादा है। सर, आपने रायगढ़ गॉड डांस टैलेंट्स की शुरुआत की थी। सो इसका आइडिया कैसे आया था आपको?
जी, जी। मैं इस पे विस्तार से बताना चाहूँगा। हमारी रायगढ़ ज़िले के अंदर में एक डांस की यूनिट है। फ़िलहाल हम रायगढ़ की सिटीज़ के ही लोग इसमें एज ए समिति बना के चलते हैं और हम लोग समिति डांसर्स को लाने के लिए ही ये प्रोग्राम कराए थे। तब हम लोगों ने सोचा था कि एक डांस कॉम्पिटिशन कराया जाए जो एकदम डिफरेंट हो और अलग तरीके का कॉन्सेप्ट हो। तब मैंने उस समय मैं अध्यक्ष हुआ करता था समिति का और ये नाम मेरा दिया हुआ है रायगढ़ गॉट डांस टैलेंट। और इसकी कॉन्सेप्ट फिर मैंने बनाया और अपने सीनियर्स दिवाकर सर जी से बाकी टीम मेंबर्स से मिला और उनको मैंने बताया तो सबको पसंद आया था। और फिर हम लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम को कराया, 3 सीज़न तक कराया रायगढ़ गॉट डांस टैलेंट। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। अभी इसके 4 सीज़न होने बाकी हैं। तो इसका आइडिया जो है रियलिटी शोज़ तो मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ। पर सब जगह एक ही चीज़ होता है, भाई गाने लगाओ और डांस करो और ख़त्म करो और आज जो तुम डांस फॉर्म दिखाया वो फाइनल तक भी दिखा पाते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अलग कंपटीशन कराया जाए, एक अलग डांस कंपटीशन कराया जिससे डांस करने वाला हर डांस मतलब इसमें इसके जो 3 राउंड्स होते हैं, तीनों राउंड में अलग डांस फॉर्म कर पाए, तो उसको सीखने को मिलेगा। भले वो जीतेगा नहीं जीतेगा बात की बात है। तो उसको सीखने को मिलेगा, हाँ भाई मैंने पहले हिप हॉप किया था और सेकंड राउंड में मैंने कंटेम किया या तीसरे राउंड में फाइनल पे जब मैं गया तो समिति ने मुझे अपना एक थीम दिया जिसको मैं बहुत तोड़ मरोड़ के कहीं से बना पाया। थीम आप देते थे सर? हाँ, थीम हमारी समिति देती थी। हम बैठते थे पहले और जितने भी फाइनलिस्ट होते थे उनको हम लोग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताते थे कि भाई आप एजुकेशन पे कॉन्सेप्ट लेकर आओ, आप किसी स्पोर्ट को लेकर आओ, ग्रुप डांस, सोलो डांस, ऐसे सबको हम लोग बताते थे। कोई डिवोशनल लेकर आता था, मैथोमैजिकल लेकर आता था या फिर कोई ऐसे अलग अलग तरीके का डांस फॉर्म देखने को मिलता था और अलग कॉन्सेप्ट। और उस फाइनल राउंड में जो पार्टिसिपेट करते थे उनके लिए बंधन नहीं था, मतलब आप सब डांस फॉर्म को मिला के काम कर सकते हो, ऐसा था। तो वो देखने लायक कार्यक्रम होता था। अभी तक किसी ने नहीं कराया, अभी तक ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जी। सर उस इवेंट के बाद कुछ अवेयरनेस फैली डांस को लेके लोगों के प्रति, कुछ चेंज हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या चेंज हुआ सर? आज भी लोग उस कॉम्पिटिशन को खोज रहे हैं। हर बार सुनने को मिल रहा है अलग-अलग डांसरों से कि सर वो कॉम्पिटिशन दोबारा लाइए। ये बात है 2015 से हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था, रायगढ़ गॉट डांस टैलेंट सीज़न 1, 2, 3 ऐसा करके 18 तक हम लोग ला पाए इसको। देखो अभी नहीं हो रहा है डांस कॉम्पिटिशन, अभी रायगढ़ में ना के बराबर डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो अभी के जो डांसर्स हैं वो उनको मंच नहीं मिल पा रहा है। वो या तो गार्डन में डांस कर रहे हैं या और कहीं किसी प्लेस में जा रहे हैं ऐसा। तो वो जब डांस कॉम्पिटिशन हो रहा था ना, तब उनके मन में ना डांस को लेकर और आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हो गई थी। और ये आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा कोई बंदा नहीं था जो हारा होगा और उसके बाद और नहीं आया होगा। मतलब किसी राउंड में सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, फिर वो सोचा होगा कि नहीं अब मैं और नहीं करूँगा, हो गया मेरा। तो वैसा नहीं है, वो हर बार सीज़न में आया है और हर बार फाइनल तक पहुंचा है या सेमीफाइनल तक पहुंचा है। तो उस समय का जो अवेयरनेस था, डांसर्स लोग को मंच नहीं मिल रहा था, तब हम लोगों ने एक बढ़िया मंच दिया और उस समय से डांस और आगे बढ़ा रायगढ़ ज़िले में। तो उस समय लिमिटेड डांसर्स थे, अभी तो अब बहुत डांसर्स हो गए हैं। अब क्यों नहीं हो रहा है सर? इसलिए नहीं हो रहा है कि देखिए हमारी समिति जो थी रायगढ़ नृत्य कला संस्थान, तब उसके कुछ मेंबर लोग की मैरिड वगैरह नहीं हुई थी, है ना? मैं अध्यक्ष और मेरे जो सीनियर थे संस्थापक दिवाकर सर, उनकी शादी हो चुकी थी। तो बाकी लोग सब फ्री थे। उस समय अलग माहौल था हमारे समिति में। अभी अब सब लोग व्यवस्थित हो गए हैं, बाल बच्चे हो गए हैं सबके। तो थोड़ा समिति में फोकस करना और फिर हमारी एक उम्र भी होने लग गई अब। तो हम लोग चाहते हैं कि नए जनरेशन को इस समिति का कार्यभार जो है संभालने का मौका दिया जाए। तो हम लोग सोच रहे हैं, ये हम लोगों ने अपने एक ग्रुप में बोला भी है, हमारा रायगढ़ नृत्य कला संस्थान का एक ग्रुप है, उसमें काफ़ी डांसर्स को ऐड हम लोगों ने किया हुआ है। वहाँ पे हम लोगों ने सबको बोला है कि जो जो इस समिति में इंटर करना चाहते हैं, एज ए पद भार लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल आए और हम लोग बैक में रहेंगे। हम लोग बैक से आपको धक्का लगाएंगे और आप आगे आके काम करो, है ना? तो अभी तक ऐसा तो 2-3 लोग ही आ पाए हैं। अब बहुत जल्दी इसका हम लोग 4 सीज़न शुरू करेंगे। जी, क्योंकि बहुत लोग इसकी
देख रहे हैं, इसके रास्ता देख रहे हैं कि ये कब आए ये कार्यक्रम, तो हम लोग परफॉर्म कर पाए। इस पॉडकास्ट के बाद थोड़ा सा उम्मीद जगा है होगा लोगों को आपकी बातें सुन के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब रेडी रहें। सर बहुत सारे आर्टिस्ट आपको गुरु मानते हैं, जी आपके गुरु कौन है? जी, मेरे गुरु तो ऐसे 2-3-4 गुरु हैं, अलग अलग गुरु हैं। पर मैं मॉडर्न डांस का अगर मैं गुरु बोलूँ तो मेरे गुरु जिनके पास मैं लगभग 7 से 8 साल काम किए, 2002 से लेकर 2008 तक मैं किसी के संग रहा, और उन्होंने मुझे बेसिक नॉलेजेस और मॉडर्न डांस की जो बारीकियाँ सिखाई, वो जाने माने रायगढ़ के डांसर डांस गुरु श्री योगेश मित्तल जी हैं। उनके साथ मैंने 7 साल 8 साल बिताया, तो वो मुझे एज ए असिस्टेंट स्टूडेंट मुझे सिखाए वो। आज मैं अगर नाम भी है मेरा, तो योगेश सर की बदौलत ही है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे जगह जगह लेकर गया और जगह जगह एज ए असिस्टेंट पेश किए, लोगों को बताया, उनका काम मैं संभाला, तो लोग मुझे भी देखने लगे, और आज उनके साथ साथ मेरा भी नाम है रायगढ़ में। जी, ये मॉडर्न डांस के गुरु हैं हमारे। इसके अलावा मैं श्री दिवाकर राव वासनिक जी, जो रायगढ़ के एक कथक नृत्याचार्य हैं, उनके साथ भी मैंने 3-4 साल 5 साल, और अभी तक भी उनके साथ ही हैं हम लोग। तो शुरुआती दौर में उनकी क्लास पे भी मैं गया हूँ, उनके घर पे ही क्लास था, तब वो सेमी क्लासिकल हो गया या ऐसे लाइट क्लासिकल्स हो गए, ये सब उनके साथ पे ही हम लोग किए, कहीं फोक डांस वगैरह। जी, दिवाकर सर और योगेश सर मेरे डांस के गुरु हैं, और जुम्बा के गुरु मेरे देवांजन बॉस सर हैं, जो कि इंडिया के चौथे नंबर के जैस जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट, जो झारसुगड़ा में रहते हैं, स्टेप्स तो रिदम डांस एकेडमी के संचालक हैं। ओके सर। जी, आपके लिए डांस का मीनिंग क्या है सर? मेरे लिए डांस के मीनिंग, मैं डांस को डांस ही समझता हूँ, कला समझता हूँ। मेरे लिए वो पूजा है। अगर मैं आज जीन हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं फिटनेस टीचर हूँ, पहले मैं डांसर हूँ, और डांस से मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि डांस ही मुझे आज इतना दूर लेकर आई है। तो डांस के लिए मेरी मीनिंग जो है, डांस मेरी लाइफ, और मैं जब तक मेरे पैर चलते रहेंगे तब तक मैं डांस करते रहूँगा। ओके। अगर आप एक आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या कर रहे होते अभी? मैं एक आर्टिस्ट नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं जब होश संभाला हूँगा, मेरी मम्मी कहती है कि तू तो शुरू से ही डांस करता है, ओके। तो शायद मैं शुरू से ही डांसर ही रहा हूँ, डांस ही करता हूँ जब तक मैं जान रहा हूँ। उसके अलावा मैंने आज तक और कोई ऐसा वर्क नहीं सीखा। अब ये गाने बजाने वाले लाइन तो सब अलग लाइन हो गया, तो अगर मैं डांसर नहीं होता, कुछ बैकअप प्लान नहीं था आपके तो पास? नहीं ऐसा कोई प्लान, डांसर नहीं होता तो मैं डांसर ही रहता क्योंकि मैं डांसर ही हूँ शुरू से ना। सर आप एक प्रोफेशनल डांसर हो, एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हो, और आपने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया और सिंगिंग भी कर रहे हो। जी तो एक एक करके बताइए सिंगिंग और एक्टिंग के बारे में कि कैसे चल रहा है आपका ये सब चीज़ें। जी, एक्टिंग तो आपने जैसे कि मैं बताया, रायगढ़ वाला राजा हो गया, या अदिति स्टूडियो चैनल्स के लिए मैंने काम किया है, और पहले भी मैं करता था वो एज ए बैकग्राउंड डांसिंग विद एक्टिंग चलता था वो। उसके अलावा फिर मैंने रायगढ़ वाला राजा के बाद से मैं भी सिंगिंग, मैं एक्चुअली बचपन से लिखता था। जब मैं 5th-6th क्लास में था, तब से मैं लिखता था, मतलब पोयम कविताएं राइटर। वगैरह लिखता था। जी, वाह। तो ये यही जो चीज़ें थी, खूबी थी मेरे अंदर, ये मुझे गाने लिखने में हेल्प करता है। और मेरे घर का माहौल संगीतमय माहौल था। मेरे पापा एक भजन सिंगर हैं, मेरे बड़े भैया गज़ल सुनने वाले थे, गज़ल सुनते थे जब वो बड़े थे हमसे और हम छोटे थे, तो वो गज़ल लगा के ही घर पे टैप रिकॉर्ड में गज़ल लगाते थे, और हम लोग उनके साथ साथ हम लोग भी गज़ल सुनने लग गए। तो गज़ल सुनने की बात होगी, गज़ल जो एक बार सुन लिया और उसको समझ लिया, तो मान के चलो वो आगे लिख सकता है। तो मैं भी बचपन से ही गज़ल सुना हूँ। एक्चुअल में मैं गज़ल ही सुनता हूँ। अभी भी अगर मैं गाना गाता भी हूँ, कोई भी गाना, लेकिन मेरी पसंदीदा गज़ल ही होती है। जी। तो वो जो लिखने का जो कला था ना, वो मैं आज भी कायम रखा हुआ हूँ। तो लिखने की कला के बाद आपने सिंगिंग स्टार्ट किया? हाँ, पहले मैं लिखता था, गाने लिखा हूँ मैं, और मेरे गानों को रायगढ़ के जाने-माने सिंगर दीपक दास जी भी गाए हैं 2-3 गानों को। उसके अलावा फिर मैंने अपने गानों को खुद गाने चाहे।
हालांकि मैं एक प्रोफेशनल या सीखा हुआ म्यूजिक मैंने सीखा नहीं हुआ है, गायकी मैंने सीखी नहीं हुई। मैं एक शौकिया तौर पे सिंगर हूँ, ऐसे मैंने ऐसे सीखा नहीं है। जैसे मेरे घर पे पापा भजन गायक हैं या मेरे बड़े भाई भी भजन गायक हैं, तो होता है जेनेटिक एक आती है ना, तो वो चीज़ शायद मेरे अंदर में भी है। तो फिर मैंने अपने गानों को ना अपनी आवाज़ देने का सोचा। तो फिर मैंने अपना पहला गाना रायगढ़ से ही बनवाया था, तोर चुनरिया एक गाना था, और उस गाने को मैंने गाया। उसके बाद से लगभग 5 से 6 गाने मेरे कंटिन्यू आए। एल्बम। हाँ, एल्बम आते गए, छत्तीसगढ़ी एल्बम सब, है ना। और 6 गाने मैंने अभी बना के रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जो गायिका है कंचन जोशी जी, उनके साथ भी मैंने गाना गाया हुआ है। लता मानन, ये सब मेरे साथ गाने गाए हैं, उनके साथ में मैं गाना गाया हूँ। तो आगे गाने की जो प्लानिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। कब तक आएंगे सर आपके अगले जल्दी एल्बम्स? जल्दी एल्बम आएगी, अब आएगी। जैसे ही बारिश का महीना रुकेगा, फटाफट इस सीज़न में लगभग 5-7 एल्बम में लेकर आऊँगा। मैं एक्टिंग भी छोड़ूंगा नहीं, एक्टिंग चलती रहेगी मेरी, क्योंकि रायगढ़ वाला राजा के बाद लोग मुझे और अच्छे से देखना चाहते हैं। हाँ, और गानों में देखना चाहते हैं, तो उसको तहत मैं और भी अच्छे अच्छे डांसिंग सॉन्ग लाऊंगा। मैं एज ए एक्टर आऊँगा, जब तक मैं ठीक ठाक दिख रहा हूँ आऊँगा ज़रूर। सर एक आर्टिस्ट के लाइफ में एक अच्छे पार्टनर का मीनिंग क्या है, मतलब उनका रोल क्या होता है? पार्टनर का मेन रोल है, देखिए, हर इंसान, ये तो हम टीवी में देखते ही रहते हैं कि किसी भी सफल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है ना, या उसकी पत्नी का हाथ आपके होता है। लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर का रोल क्या है? सबके लाइफ में भी एक ही बात है, सबकी मिसेज से के ही सपोर्ट से ही आदमी आगे बढ़ता है ना। ओके। तो मेरे लिए, मैं तो इस बात को एकदम खास बोलना चाहूँगा कि मैं तो एक बहुत लो फैमिली से बिलोंग करने वाला आदमी हूँ। वहाँ जब मेरी शादी हुई थी, तब तक मैं सिर्फ डांस सिखाता था, आउटडोर डांसर था। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मेरी मिसेस आई, तब उसने मुझे और आगे लाने में बहुत सपोर्ट किया। काफ़ी चीज़ों में वो सपोर्ट करी भाई, आज भी एल्बम्स बनाने में, ये सब में सपोर्ट करती है, और उसके सपोर्ट से ही इतने दूर में हूँ मैं। ओके। ओके, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। वो समझते हैं आर्ट को? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी, क्योंकि उसकी फैमिली में बहुत आर्टिस्ट है, उसके भाई लोग आर्टिस्ट हैं, तो इसलिए वो कलाकारी को बिल्कुल समझती है। वो भी कभी कभी जुम्बा ज्वाइन करती है मेरे साथ में, तो वो बहुत अच्छा डांस करती है वो भी। हाँ, पर वैसे डांसर नहीं है वो अलग है। तो सर आपके शादी के बाद क्या बदला आपके सोच में, आपके लाइफ में? देखिए, हर इंसान की शादी के बाद आदमी बदल ही जाता है, सोच अलग हो जाती है। जब हम बैचलर रहते हैं तो हमारे मन में ऐसे चिंताजनक बातें नहीं होती हैं, भाई जो मिला, जो खाए, जो पिए, सो गए, है ना। लेकिन शादी के बाद अलग माहौल हो जाता है, पता नहीं अंदर से ही एक अलग फीलिंग आती रहती है कि नहीं, अब ये मेरी चीज़ें हैं, तो अब मैं चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें बनाऊँ। तो वैसे ही शादी होने के बाद आप अपने सपने संजोने लगते हो, सपनों को पूरा करने के लिए आगे भी निकलते हो, काम ज़्यादा करते हो आप, क्योंकि आपको ये भी पता है कि भाई आगे चल के बाल बच्चे होने हैं। तो वो सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना, उस समय का काम अलग होता था बैचलर, और सब शादी होने के बाद जब हम कोई चीज़ काम करना चाहते हैं, तो वो हम और मतलब बहुत अच्छे स्तर से लेकर चलना चाहते हैं। शादी होने के बाद लोगों का माइंड एकदम अलग हो जाता है, फिर वो, उसको लगता है कि अब मैं इंसान हूँ, अब बढ़िया, अब मैं निकल पड़ूंगा बढ़िया से। नहीं। सर आप एक कोरियोग्राफर हो और इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, हाँ। तो फैमिली भी है, हाँ। कैसे मैनेज करते हो काम, फैमिली, सब चीज़ें? जी, देखिए, मेरी फैमिली में सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है। जैसे मिसेस जो है, मेरी मिसेस है, वो एक ब्यूटिशियन है, हेल्थ कोच है, उसका सेंटर अलग है, मेरा डांस सेंटर अलग है। दोनों वर्क करते हो आप? हाँ, दोनों वर्किंग हैं हम लोग। और मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, बड़ी मोक्षा मान और छोटी वाली ही तैसी मान। मैंने दोनों बच्चों को क्लासिकल डांस फॉर्म ही सिखाया है। वो भी आर्टिस्ट है दोनों? वो भी दोनों आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट इन द सेंस, मैं उनको फुली आर्टिस्ट तो अभी नहीं बने हैं, लेकिन आर्ट लाइन में मेरे बच्चे हैं, मतलब आर्ट लाइन में वो भी आएंगे। जैसे मैं बताया कि मेरे पापा गाना गाते थे, तो मैं भी आज गाना गा रहा हूँ। आप चाहते हो कि वो आर्ट लाइन में ही जाए? हाँ, पूरी तरीके से नहीं, कलाकारी ज़रूर जाए, पर देखिए आज के समय में हर कोई जॉब वॉब के चक्कर में रहता है, तो मैं भी चाहूँगा कि थोड़ा पढ़ाई करें। कलाकारों की जो लाइफ होती है वो बहुत
मुसीबत की लाइन भी होती है, ऐसा बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। ऐसे नहीं कि एक बार डांस पे गाना हिट हो गया तो मैं फेमस हो गया, उसके बाद और काम आते रहेगा, ऐसा भी नहीं है ना, क्योंकि पूरे टाइम आपको मेंटेन करके चलना है। तो इसलिए बच्चों को मैं कलाकारी लाइन में तो मैं रखा हुआ हूँ। मैं बताया, बड़ी वाली जो है वो मोक्षा मान, उसको वो 2 साल ओडिसी नृत्य की प्रोफेशनल कोर्स जो है वो कर रही है, ओके। और छोटी वाली जो है भरतनाट्यम की 2 साल कंप्लीट कर चुकी है ना। तो वो दोनों ही इस छोटे उम्र में भी उन्होंने कटक महोत्सव 11 और आपका भिलाई में बड़े बड़े स्टेज कर किए हैं दोनों के दोनों, इतने कम उम्र में भी। कितने साल के हैं सर? मेरी बड़ी वाली तो अभी 8 में है, लगभग 14 ईयर की हो गई है वो, और छोटी वाली 6 क्लास में है, वो लगभग 12 क्रॉस करी है वो। मेरी बड़ी वाली बहुत अच्छी मॉडर्न डांसर्स भी है, आज के जनरेशन की, वो अर्बन वैकिंग ये सब फॉलो करती है। उसके अलावा फिर वो क्लासिकल में भी बहुत माहिर है। तो ये मैं इसको मेंटेन करके चलना, मतलब फैमिली भी देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोग मियाँ बीवी बहुत मेहनत करते हैं, भाई उसका काम हो तो उसको मैं करूं, मेरा काम हो तो वो करे, और कभी उसको बच्चों को ख्याल रहे वो रखे, मैं रखूं। कभी ऐसा होता है कि बच्चे घर पे हैं तो भाई किसी एक जन को होना ज़रूरी है। तो फिर ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग चलते हैं, और हमारी जो लाइफ है एकदम अलग है। हम अपने लिए भी समय निकाल नहीं पाते हैं। आज संडे है करके आप बैठे हो, नहीं तो आज भी बड़ा मुश्किल था, ऐसा हो जाता है ना। क्लास को मेंटेन मैं ऐसे करता हूँ, देखिए किसी भी डांस क्लास में या किसी भी जिम में समझ लीजिए एक बिजनेस पर्पस वर्क होता है। जिम तो समझ लो बिजनेस के लिए हो गया। लोग आएंगे, साल भर का पूरे फीस देंगे, और वहाँ पे अपना वर्कआउट करते हैं, 1 से 2 घंटा करते हैं, और उसके बाद वो घर चले जाते हैं। तो वो एक बिजनेस हो गया एक प्रकार का। पर मैं भी अपने बिजनेस के लिए मैं डांस क्लास या जुम्बा क्लास चलाता हूँ, पर मैं अपनी क्लास को अलग तरीके से लेकर चलता हूँ। इसीलिए शायद आज मेरे पास लगभग 100 स्टूडेंट्स आज भी मेरे पास हैं, दोनों बैच मिला के। और इसलिए है, पिछले 3-4 सालों से मैं ये जुम्बा कोर्स कर रहा हूँ। 2019 से मैं जुम्बा करा रहा हूँ। मैंने अच्छे रिजल्ट दिया है सबको, काफ़ी वेट लॉस करके। तो मेरा रिकॉर्ड है कि मैं लगभग 7 किलो 8 किलो तक अपने क्लाइंट्स को कम करवाया हूँ जुम्बा के तहत। और मेरे क्लास में मैं हमेशा इवेंट कराता हूँ इन द सेंस, मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स के एक फैमिली मेम्बर टाइप ग्रुप बना के रखा हुआ हूँ, जोड़ के रखा हुआ हूँ। हमारे क्लास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो मिस ही नहीं करते हैं, वो करते ही हैं। मतलब 15 अगस्त आया तो 15 अगस्त के लिए एक प्रोग्राम कराया मेरे क्लास में, भाई इनको जुम्बा भी कराना है और छोटा मोटा डांस परफॉर्म भी करवाना है, कुछ एक्ट वैक्ट भी कराना है। ऐसे करते हुए मैं बहुत सारी चीज़ एक्टिविटीज़ कराता हूँ, और कुछ ये भी रखता हूँ कॉम्पिटिशन, इससे ज़्यादा वज़न कम करने का, या पूरे महीने में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस देने का, सबसे ज़्यादा इंचेस कम करने का, ऐसे। तो इसलिए ना मेरे क्लाइंट्स लोग को ये लगता है कि ये सिर्फ जुम्बा क्लास ही नहीं, ये एक फैमिली मेम्बर जैसा हो जाए। स्कूल के किसी फंक्शन में है हम लोग, मतलब उनको ये लगता है कि आज हम लोग कॉलेज में हैं और हम लोग यहाँ परफॉर्म भी करते हैं और जुम्बा भी करते हैं। तो घर से वो जो स्ट्रेस लेकर आते हैं वो मेरे क्लास में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। मैं उनको पूछता हूँ कि कैसे फील होता है, तो बोलते हैं सर वजन तो अपने जगह में है, लेकिन जो घर की जो एक मानसिक टेंशन रहती है ना, वो सब यहाँ आके ख़त्म हो जाती है हमारे क्लास में। तो मेरे क्लास में इसीलिए कंटिन्यूएशन में लोग जुड़े हुए हैं। और इसको मैनेज करना तो देखो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं सिर्फ महिलाओं का क्लास चलाता हूँ और मैं एक मात्र जेंट्स पुरुष। हो। इतने महिलाओं के बीच में मैं अकेले पुरुष, तो मैं कैसे मेंटेन करता हूँ मैं। तो मेरे क्लाइंट भी मेरे को बोलते हैं कि सर इतने लेडीज़ों को लेकर चलना बहुत मुश्किल काम है, पर भगवान का दिया हुआ है सब। मेरी एक्सपीरियंस है जो मैं जी। इतना करके दे रहा हूँ उनको। तो ऐसे मैं मैनेज कर पाता हूँ। हर आर्टिस्ट के कोई ना कोई आइडल होते हैं सर। जी, जैसे आपने कहा कि आप सिंगिंग भी करते हो, तो आपके आइडल्स कौन कौन है? देखिए मैं तो छत्तीसगढ़ी गाने तो अभी गाने लगा हूँ। पहले तो मैं गज़ल ही सुनता था, फिर उसके बाद हिंदी गाने तो बचपन से ही सुन रहे हैं, है ना। तो सब चीज़ों में एक एक फेवरेट होते हैं सब, हर लाइफ में, बताइए, है ना। हर कैटेगरी में आपके फेवरेट हाँ, कौन है? हर कैटेगरी में फेवरेट हैं। गज़ल जब मैं सुनना शुरू किया
तब गज़ल में भी मॉडर्न गज़ल नहीं होता था उस समय। उस समय एकदम प्योर क्लासिकल शास्त्रीय गज़ल हुआ करते थे, जो सिर्फ तबला, हारमोनियम, सारंगी, गिटार को लेकर ही बनाया जाता था। तब मैं सुनता था, तब जगजीत सिंह को ही मैंने ज़्यादा समय सुना है ना? लेजेंड है वो। और लेजेंड है वो। मतलब उनके बारे में तो कहना कहावत ये है कि वो गज़ल के सम्राट हैं, और वो है भी। तो गज़लों में मैं जगजीत सिंह को अपना आइडियल मानता हूँ, और वो मेरे बहुत पसंदीदा गज़ल गायक थे। अभी तो है नहीं वो। और हिंदी सॉन्ग्स में अगर आप आओगे, हिंदी सिंगरों में, तो मैं सोनू निगम के गाने बहुत ज़्यादा सुना हूँ अपने समय में, क्योंकि वो सोनू निगम जी जब कदम रखे थे सिंगिंग लाइन में, तब वो मेरे एज के लगभग थे, समझ लो, है ना? तो ऐसे तो सोनू निगम को मैंने हिंदी सॉन्ग ज़्यादा सुना है, उनके गाने भी। काफ़ी सारे लोगों के फेवरेट सिंगर है वो। हाँ, और छत्तीसगढ़ी गानों में अगर आप बोलोगे तो ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ी। देखिए, कोई गाना किसी, मतलब किसी भाषाओं में कोई पसंदीदा होना, ऐसा बात नहीं है। जैसे नितिन दुबे सर हैं, अब उनके एक गाना है चंदा रे। मतलब उनके सारे गानों में से कोई एक गाना है चंदा रे, वो ना मतलब मन को, दिल को शांत कर देता है सुनने में। मतलब ऐसा लगता है कि यार गजब गाना है, एकदम बहुत अच्छा गाना है। अनुराग शर्मा जी हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत ख्याति प्राप्त सिंगर हैं। उनका एक गाना है मोर जिए की आस तय। वो गाना सुनने में ऐसा लगता है कि यार मतलब कैसे गाया होगा बंदा इस गाने को, मतलब ऐसे क्या फीलिंग लेके गाया होगा इस गाने को, जो इतना अच्छा लगता है गाना, है ना? तो ऐसे ऐसे होते हैं। तो छत्तीसगढ़ी गाने, ऐसा नहीं है कि सोनू निगम ही मेरा फेवरेट सिंगर, ऐसा भी नहीं है। बहुत सिंगरों के गाने में सुनता हूँ। गाने फेवरेट होने चाहिए, सिंगर फेवरेट नहीं होने चाहिए। वाह। गाने, मतलब ये गाना फेवरेट है मेरा यार। कौन गाया है तो कोई भी गाया होगा, वो उससे मतलब नहीं रखते, है ना? ऐसा नहीं है कि गज़ल सम्राट सिर्फ अगर गज़ल गाय जगजीत सिंह ही गज़ल गाते हैं। उनसे पहले भी और उनके बाद भी गज़ल सिंगर हैं बहुत। महमूद हसन जी सिंह के गज़ल हैं, और बहुत सारे हैं कि पंकज उधास जी हैं। अनूप जलोटा भजन सिंगर होते हुए भी उन्होंने गज़ल गाया है, अपने टाइम पे गज़ल गाया है। तो गाने फेवरेट होने चाहिए, सिंगर नहीं होने चाहिए फेवरेट। हाँ, पसंद होने चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए, लेकिन गाने तो यहाँ होने चाहिए ना भाई। तो सर ऐसे कोई फेवरेट सॉन्ग जिसको आप एक दो लाइन सुना दें। हिंदी, हिंदी छत्तीसगढ़ी क्या चीज़? आप आपको जो मन करे। अच्छा, देखिए, एक इंटरव्यू में मेरी इंटरव्यू हुई थी, वहाँ पे भी मैंने एक वो गाना गा के बताया था। सोनू निगम का एक गाना था, मिलेंगे मिलेंगे मूवी एक आई थी, जी। उसकी एक गाना था, तुम चैन हो, है ना, तुम चैन हो मेरा प्यार हो। इस गाने के एक लाइन में सुनाऊंगा, क्योंकि वो गाना मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा गाना है ना। तो ये गाने की चंद लाइन में आपको सुनाऊंगा। मुझसे सनम तुम इतनी मोहब्बत करो कि सारा जमाना जल जाए, बेचैनियाँ इस दिल में ठहरे हुए, ये दिल तुम्हें कैसे समझाए, मेरा प्यार हो मेरा ख्वाब हो, तुम मेरी यार हो, तुम चैन हो करार हो, मेरा इश्क हो मेरा प्यार वाह सर। हो। कभी हिंदी गाने और गाने का मौका मिले तो आप गाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी गाने तो गाता हूँ मैं, कराओके हम लोग प्ले करते रहे समय में। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा सॉन्ग। ये तो हो गया सर आपके एक फेवरेट सॉन्ग। और आपके जो एल्बम्स हैं जी। उनमें से कोई एक गाना सुना दो सर। क्योंकि मैं, मेरे एल्बम्स में मैं जो 5-4 गाने गाया हूँ, उसमें से मेरे कोई पसंद नहीं है। लेकिन मैं दूसरे को जो गाना दिया हूँ वो मेरा बहुत पसंद है, तो वो गाना मैं सुनाऊंगा। मैंने एक गाना लिखा था, ये का हो गए मोला,
जो इसको दीपक दास भैया सिंगर हैं हमारे रायगढ़ के, उन्होंने ये गाना गाया था और उस गाने पे एक्ट भी मैंने किया था, मैं और एक हीरोइन थी श्वेता। वो गाना मेरा ज़्यादा फेवरेट है, जी। तो वो गाना मैं आपको सुनाऊंगा। सुनाई। ये का होगे मोला धक धक धड़कत रही थे मोरे चोला, दिल मोर बस में नहीं है, का जादू डारे तय में होगे भोला, जब ले में देखे हो तोला दीवानी वो, मोरे जिंदगानी ओ, जब ले में देखे हो तोला दीवानी ओ, तोरे ही चेहरा मोरे बस जिंदगानी ओ, का होगे मोला धड़कत रहते रहते मोरे चोला। ये मेरा फेवरेट गाना था, दीपक दास भैया जी ने गाया था और इसमें मैं एक्ट किया था। आपकी आवाज़ भी अच्छी लग रही है सर इसमें। धन्यवाद। सर आप इतने सालों से आर्ट फील्ड में हो जी। और आप ये चीज़ को समझते हो कि मीडिया का रोल कितना ज़्यादा है एक आर्टिस्ट के लिए। हाँ। सो इस पॉडकास्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे समय में तो कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं होता था, जी। है ना। इंटरव्यू होते थे पर वो बड़े, उस समय तो सबके पास सुविधाएं नहीं थी। तब हम किसी चीज़ों को प्रचार करने में बहुत असमर्थ थे। मतलब हमको अगर किसी डांस कंपटीशन की जानकारी भी होनी थी तो भाई यहाँ से 20 किलोमीटर कोई डांस कंपटीशन करवा रहे तो हमारे घर आके बताता था कि हमारे यहाँ फलाना दिन प्रोग्राम है, आपको आना है। पर अभी तो सोशल चीज़ें बढ़ गई हैं, है ना। फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इससे जानकारी तुरंत का तुरंत मिल जाती है। और अभी अपनी चीज़ों को दर्शकों के बीच लाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जैसे आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू एज ए पॉडकास्ट के तहत लिया, अब मेरी चीज़ों के बारे में लोग जाने तो कैसे जाने, क्योंकि मैं तो बताते फिरते नहीं रहूँगा, है ना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, सोशल हर किसी को यूज करना चाहिए, जिनको आता हो वो बिल्कुल करें, और ख़ास करके कलाकारों को तो और भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे कलाकार हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े हुए। आप ऐसे कलाकार भी मिलेंगे जो आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी बात है कि आज लोग अपनी चीज़ों को लेकर टीवी में आते हैं, यूट्यूब में आते हैं, रियलिटी शोज़ में आते हैं। तो ये आप लोग का तो बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए सब लोगों को कि आप लोग ऐसे सबको मौका भी देते हो। तो मैं भी आप लोग को शुक्रगुजार करूँगा कि आपने मुझे अपना चैनल के लिए चुना। आपने मेरे बातों को सबके सामने लाया, मेरी चीज़ों के बारे में लोग जानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज के जनरेशन के लोग ये सब चीज़ों को समझें जी। और कलाकारी क्षेत्रों में अपने नृत्य की जो जर्नी है, डांस की जो जर्नी है, उसको बरोबर एक सीधे रास्ते पर लेके जाएं। अच्छी तराजू के पल्ले जैसे एक लेवल होना चाहिए, और किसी प्रकार की कोई वर्क ऐसा ना करें कि उनकी जर्नी कहीं से स्टॉप हो जाए। तो सीखते रहें और सिखाते रहें। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे हेमंत सर, हमारे छत्तीसगढ़ रायगढ़ के एक फेमस आर्टिस्ट और एक डाउन टू अर्थ हम्बल पर्सन। सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और इस पॉडकास्ट को अंत तक अगर देख लिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हेमंत सर से अपने क्या सीखा इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। ये खास रिक्वेस्ट है हमारी, और देखते रहिए तोश रावत पॉडकास्ट। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सो मच।